हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 5 शासक और इमारतें। आज हमारा टॉपिक है बाग, मकबरे तथा किले। इससे पहले का टॉपिक हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बाग, मकबरे तथा किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। जब मुगल आए तो उनके अधीन क्या हुआ, वास्तुकला जो है वो और अधिक जटिल हो गई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। ये जो शुरुआती मुगल बादशाह हुए जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और इनमें विशेष रूप से यानी शाहजहां जो है उसका इमारतों के निर्माण में विशेष रुचि थी और ये व्यक्तिगत रूप से इनमें रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। बाबर की जो आत्मकथा थी बाबरनामा, वो जो लिखी थी बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी थी बाबरनामा, लेकिन उसे बाद में फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया था क्योंकि बाबर की मूल भाषा जो थी वह तुर्की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने की में अपनी रुचि का वर्णन बाबर ने अपनी आत्मकथा में करा। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। ये जो बाग थे ये चारों ओर से दीवार से घिरे होते थे और कृत्रिम नहरें जो हैं वो इन्हें 4 भागों में बांट दिया करती थी। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग क्यों कहलाए? क्योंकि 4 समान समान यानी इक्वल, 4 इक्वल पार्ट में इन्हें डिवाइडेड करा जाता था जिसके कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बाग थे जिन्हें कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने भी बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था। अगर आपने हुमायूं टॉम्ब देखा होगा तो उसमें देखा होगा आपने बीच में एक केंद्रीय गुंबद है जो बहुत ज़्यादा ऊंची और विशाल भी है। मेहराब, प्रवेश द्वार यानी मेहराब जो होता है वह प्रवेश द्वार होता है जिसमें एक मीनार टाइप में सा होता है, वो इस तरीके से मेहराब। मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। मेहराब और ये गुंबद जो है ये मुगल वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण रूप बन गए थे। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित है। मकबरा किस मकबरे की हम बात कर रहे हैं? हुमायूं टॉम्ब की। हुमायूं का जो मकबरा है वह एक विशाल 4 बाग में के मध्य में स्थित है। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्तबिहिस्त की परंपरा में हुआ था जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। इसके किनारे जो है सफ़ेद संगमरमर से बने थे। अगर हम गौर डालें, यह है केंद्रीय गुंबद और यह है मेहराब, प्रवेश द्वार, और ये दोनों ही केंद्रीय गुंबद और प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए थे। इस मकबरे का जो निर्माण है बलुआ पत्थर से किया गया था और इसके किनारों पर क्या है, सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। अगर इसके निर्माण की हम बात करें तो 1562 व 71 के बीच, 1562 से लेकर 1571 के बीच हुमायूं के मकबरे का निर्माण हो चुका था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष यानी दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी।
एक विशाल आंगन में स्थित यह दरबार चिहिल सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा, किबला यानी इसका अगर हम अर्थ देखें भारत के नज़रिए से तो ये पश्चिम की ओर है। किबला पश्चिम, अगर कोई दिल्ली में है और उसे नमाज पढ़नी तो वह पश्चिम की ओर देखेगा। पश्चिम क्यों? क्योंकि मक्का जहाँ काबा है, काबे की रुख और करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। तो किबला यानी नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने जो दिशा होती है पश्चिम की दिशा, या वो कोई भी दिशा हो जिस दिशा में काबा पड़ता हो उस दिशा को क्या कहेंगे? किबला रुख कहा जाता था। क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। किबला रुख किस लिए? जैसा आप नमाज पढ़ता है कोई भी तो वो किबला रुख यानी काबे की ओर मुंह करके नमाज पढ़ेगा। इसी प्रकार जब शाहजहां का दरबार चलता था तो हर व्यक्ति उसी सिंहासन की ओर मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस और इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। ये जो वास्तुकलात्मक अभिलक्षण बनाए गए तो इनका इस ओर इशारा था कि जो राजा है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंता संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया। ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत इतना अच्छा है कि वो आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वो जानवर शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण ये सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। जो शाहजहां का सार्वजनिक सभा भवन था वो ये सूचित करता था कि जब भी शासक न्याय करेगा तो वे ऊंचे और निम्न सभी के साथ एक समान न्याय करेगा और सभी, चाहे वो कमज़ोर हो या शक्तिशाली हो, अमीर हो या गरीब, सभी सद्भाव के साथ रह सकते हैं। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। जब शाहजहां ने शासन की बागडोर संभाली तो उस टाइम में शुरुआती दौर में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। आगरा में जो विशिष्ट वर्ग थे उन्होंने क्या करवा रखा था? अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर करवा रखा था। इनका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बागों भी थे। इतिहासकार प्राय नदी तट बाग कहते हैं, मतलब नदी के सहारे बाग, जिन्हें नदी तट बाग कहा जाता है। नदी तट बाग में क्या होता था? निवास स्थान जो है वो चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस चित्र को देखें, ये जो मैंने रफली बनाया है इसमें क्या है, ये जो चार स्क्वायर टाइप में दिख रहे हैं ये है चार बाग और इनके बीच में क्या है? निवास स्थान। परंतु नदी तट बाग में क्या होता था? ये निवास स्थान यहाँ ना होकर इधर होता था और ये बाग जो है यहाँ चारों बाग आपस में बीच में होते थे। जैसे कि ताजमहल में, ताजमहल जो है वो नदी तट बाग का ही उदाहरण है। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यह सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। अगर आपने ताजमहल देखा होगा तो उसमें आपने गौर करा होगा ये जो बाग है वो ताजमहल में जब एंटर करते हैं तो बाग पहले पड़ते हैं, चार समान स्क्वायर के, जो जिन्हें हम आज पार्क कह देते हैं, और उसके बाद ताजमहल। ताजमहल के पीछे कोई बाग नहीं है, परंतु अगर हुमायूं टॉम्ब में देखोगे तो वो बीच में है बिल्कुल, और आगे पीछे दोनों जगह उसमें पार्क मिलेंगे जिन्हें बाग कहा जाता था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था।
दिल्ली में जब शाहजहां ने अपनी नई राजधानी बनाई, जिस शाहजहानाबाद, तो उसमें जो उसने लाल किले का निर्माण कराया तो वो नदी तट पर ही बनवाया। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त तभी जातो, जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी तट पर अपने निवास स्थान बनाने की अनुमति मिली। दारा शिकोह जो है शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था और सबसे प्रिय भी था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं से 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आने जाना आवागमन हुआ, गतिविधियां बढ़ने लगी, तो निर्माण के साथ साथ कार्य वास्तुकला में भी इनका आदान प्रदान होने लगा विचारों का। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा भी अपनाई जाने लगी। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों में भी बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्य के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के प्रसंसेचन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को ये बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की अगर हम बात करें कि कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो और चैप्टर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट्स करें, और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।